डिजिटल पेमेंट करता है, इसकी क्या वजह है? मैं कंक्लूड कर। देश का जब बजट प्रस्तुत होता है तो उसके दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक फाइनेंस बिल और दूसरा अप्रोप्रिएशन बिल। फाइनेंस बिल इस देश के टैक्सेशन में जो नए टैक्स आ रहे हैं या जो वर्तमान टैक्स हैं उसके परिवर्तन का एक लेखा जोखा है, और अप्रोप्रिएशन बिल जिसके तहत सरकार को ये ताकत मिलती है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अपने खर्चे के लिए वो फंड विड्रॉ कर सके। मैं सबसे पहले आपको आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। महोदय, आज न सिर्फ हम यदि अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों पर नजर डालें, बल्कि पूरे विश्व में जो हो रहा है उस पर नजर डालते हैं तो ये देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में कई अनिश्चितताएं इस देश के और इस विश्व के सामने आई हैं। चाहे वो चाइना जैसे देश का स्लोडाउन हो या फिर यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने की एक अनिश्चितता, और उसके साथ जापान जैसे देश लगातार स्लोडाउन से जूझ रहे हैं। अमेरिका जैसे देश में एक नई सरकार बनी है और कई देशों में एक प्रोटेक्शनिस्ट एनवायरनमेंट का क्रिएशन हुआ है, और इसके तहत भारत जैसे देश में भी ये समय आने वाले साल को लेकर कई अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। उन सब के बावजूद भी, और यदि हम भारत की ओर ही निगाह देखते हैं तो पिछले 2 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था पर कमजोर मानसून का भी असर पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी इस सरकार ने और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जिस कार्यकुशलता का परिचय दिया है उसका प्रमाण है कि वर्ल्ड बैंक के डेटा के आधार पर यह कहता है कि 16-17 में भारत की जीडीपी 7% रहेगी और आने वाले समय में 17-18 में 7.6% और 18-19 में 7.8% रहेगी। भारत ने विश्व में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के आधार पर भारत पहले 9वें नंबर पर था, जो आज अपनी पोजीशन को बेहतर करते हुए 6वें नंबर पर आ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी महंगाई की दर लगातार 5% के आसपास स्थिर रही है। ये इस सरकार की आर्थिक नीतियों का एक सफल उदाहरण प्रस्तुत करता है। हमारा फिस्कल डेफिसिट, जो किसी भी देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि उस देश की सरकार कैसे अपने अर्थतंत्र को इस्तेमाल कर रही है, और हमारा फिस्कल डेफिसिट पिछले साल जो 3.5% के पास था, इस वर्ष माननीय वित्त मंत्री जी ने 3.2% का टारगेट रखा है। मैं उनको भी इस विषय के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती की एक बड़ी वजह जिसने भारत को विश्व में चल रहे इन असंतुलनों से बचाने का एक कुशन दिया है, वो है भारत जैसे देश की अंतर्निहित डिमांड। हमारी जीडीपी का 60% जो है वो इंटरनल डिमांड कंजम्पशन से आता है, और इस देश के बजट में और फाइनेंस बिल में इस बात का ध्यान रखा गया है कि आने वाले समय में हम अपने देश की विशेषताओं को ध्यान में रखकर कैसे अपने नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं कि हमारे देश के गांव, गरीब और किसान, दलित, वंचित, शोषित वर्ग की आर्थिक उन्नति बेहतर से बेहतर और कम से कम समय में हो सके। महोदय, इस देश के वातावरण में, इस देश की नीतियों में कुछ बुनियादी परिवर्तन हो रहे हैं, और उसका उदाहरण हमको देखने को मिला जब इस बार का बजट 28 फरवरी को पारित न होकर 1 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी के प्रयास से हुआ। मैं पूरे सदन की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उसकी वजह मानसून के पहले हमारा बजट का पारित हो जाना इस देश को और इस देश की सरकार को समय देता है कि हम अपनी क्रियान्वयन की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकें। अन्यथा मानसून के बाद आपाधापी में इस सरकार के द्वारा किए जा रहे बजट का क्रियान्वयन किस तरीके से होता था और उसकी वजह से इस देश की और सरकार की क्या दुर्दशा होती थी, पिछले 15 सालों में हमने देखा है। इस बार रेलवे और जनरल बजट को मर्ज किया गया। प्लान नॉन प्लान को हटाकर रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस किया गया है।
और इस देश की जनता सरकार के हर फैसले के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है और इस देश की जनता को विश्वास है कि भारत की ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति पर नहीं बल्कि राष्ट्रहित की राजनीति के साथ आगे बढ़ रही है और इस देश की जनता का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से रखा है। महोदय, इस देश ने पिछले साल कई महत्वपूर्ण बदलावों को देखा है, महसूस किया है, अंगीकार किया है और जब 500 और 1000 के नोटों को बदलने की एक क्रांतिकारी अभूतपूर्व घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की तो तमाम आर्थिक पंडित, चाहे हार्वर्ड के विज्ञानी हो या फिर राजनीतिक जितने भी पंडित इस देश के थे, अधिकतर लोगों का कहना था कि ये पॉलिटिकल सुसाइड है। लेकिन इस देश ने जिस भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी की इस सोच का सम्मान किया है और उसको अंगीकार किया है, उसका परिणाम यदि कहीं एक जगह हमको परिलक्षित होते दिखता है तो उस चर्चा के दौरान ये बातें आई कि आने वाले समय में जो राज्यों में और पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता का एक जनमत उसके सामने प्रस्तुत होगा। और आज यदि हम इस सदन में बातचीत कर रहे हैं तो हमको दिखता है कि चाहे उड़ीसा के चुनाव की बात हो या महाराष्ट्र के चुनाव की बात हो या हाल ही में 4 राज्यों के जो परिणाम आए हैं, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जो अभूतपूर्व सहमत मिला है, जो अभूतपूर्व जनमत मिला है, उसका एक स्पष्ट परिणाम यह हुआ है कि जो बाकी सारी बातें अपनी तरफ रह गईं, डिमोनेटाइजेशन को लेकर जो चर्चा हो रही थी, कम से कम अपोजिशन डिमोरलाइज हो गया है और इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होने का जो फैसला लिया है, मैं उस देश की जनता को भी कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महोदय, एक और बेहद क्रांतिकारी कदम जीएसटी का इस देश में क्रियान्वयन करने की एक मजबूत पहल माननीय वित्त मंत्री जी ने की है और इस देश के जितने भी अर्थशास्त्री हैं, सबने इस बात को स्वीकारा है कि आजाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार की ओर जीएसटी का यह कदम इस देश को लेकर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इस जीएसटी को लाना इस सरकार के सामने कोई आसान विषय था, एक गंभीर चुनौती थी। भारत के संघीय ढांचे में अलग अलग राज्यों की अलग अलग आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां, उनका टैक्सेशन, राजनीतिक परिस्थितियां और उसके बावजूद यदि जीएसटी को लेकर इस देश को सहमत होना था तो उसमें इस देश की सरकार के साथ साथ राज्यों की एक अहम भूमिका होनी थी। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी कार्यकुशलता से, उनकी संवेदनशीलता से, उनके सामंजस्य से और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से इस देश की सरकार ने सभी राज्यों को, सभी यूनियन टेरिटरीज को साथ में लेते हुए इस विश्व के सामने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है और ये बताया है कि भारत जैसी 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश ने अपनी अंतर्निहित मतभेदों को हटाकर इस देश के विकास में सहयोग देने का फैसला किया है। और आज इस सदन से मैं इस देश की सरकार को और इस देश के हर राज्य की सरकार को और सभी पॉलिटिकल पार्टी के उन सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने जीएसटी के पालन में, क्रियान्वयन में सकारात्मक सहयोग दिया है। ये सदन इस भाव का स्वागत करता है, सम्मान करता है। महोदय, कुछ विषय मैं रखना चाहूंगा और 2 महत्वपूर्ण इकोनॉमिक पहलुओं पर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टैक्स टू जीडीपी रेशो एक बड़ा महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ा होता है और साथ ही पब्लिक एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशो। भारत जैसे देश में जहां हम ये मानते हैं कि 65% आबादी, सर मुझे 5 मिनट लगेंगे, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। समय सबके लिए बराबर है। 65% आबादी हमारी अभी 35 वर्ष से कम है और इस देश की सामाजिक परिस्थिति को यदि हम ध्यान में रखें तो इस देश का जो आर्थिक एक्सपेंडिचर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में था,
वो इस देश के अन्य विकसित क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम था। हम यदि यूएस की बात करें तो वहां 25%, जापान 30%, इमर्जिंग मार्केट्स का जो एवरेज है वो 21%, ओईसीडी कंट्रीज का जो एवरेज है वो 34%, लेकिन भारत जैसे देश का जो टैक्स जीडीपी रेशो था वो लगभग 13 to 17% की रेंज में लगातार बना रहा। हमारे उत्पादन में, जीडीपी में तो ग्रोथ हुई, लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर हम सामाजिक क्षेत्र में कर सकें वो ताकत सरकार को नहीं मिली, क्योंकि टैक्स टू जीडीपी रेशो में उतनी वृद्धि नहीं हो पाई। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस देश ने, इस सरकार ने इस फाइनेंस बिल के तहत जो महत्वपूर्ण बुनियादी बदलाव किए हैं, 5 लाख तक की आय का यदि कोई व्यक्ति है तो उसको लगभग 2.5 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। समाप्त करें अभिषेक जी। जिनकी आय 50 से 1 करोड़ की, बस एक लास्ट मिनट सर। एमएसएमई क्षेत्र जो इस देश की 95% से अधिक कंपनियों को रखता है और उनको रोजगार उत्पन्न करता है, उनका टैक्स का बर्डन कम किया है। और महोदय, अंत में मैं छत्तीसगढ़ राज्य से आता हूं और ये राज्य लगातार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की परेशानियों से जूझ रहा है। मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि इस देश के जितने भी एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्र हैं और राज्य हैं, जिस तरीके से, बस लास्ट के 30 सेकेंड सर, जिस तरीके से भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए अपने बजट में एक अलग प्रावधान रखा है और उसकी बात की है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वो क्षेत्र है जो लगभग ट्राइबल क्षेत्र है, जहां पर सामाजिक और आर्थिक विकास की बहुत गैप है अन्य देश के भागों से। मैं अपील करना चाहता हूं आदरणीय वित्त मंत्री जी से कि हमारे एलडब्ल्यूई क्षेत्र के सभी विकास खंड, यदि हमको जिले को शामिल नहीं करना है तो विकास खंड को ध्यान में रखते हुए उनके विकास को लेकर एक अलग से नीति और प्रावधान करें। और अंत में एक कविता के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि आगाज कुछ नया सा है, विश्वास कुछ नया सा है, और लोग पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है, तो मैंने उनसे कहा कि ये प्रधान कुछ नया सा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री